नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के यूपीपीसीएस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक जो है आज का पहला टॉपिक है, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम की और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे बनता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अलावा क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उन सब चीज़ों पर अर्थात उन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आप लोगों के बीच में आज। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि आगामी यूपीपीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है जो जनवरी में होने वाला है, या जो भविष्य में आपका अक्टूबर जो डेट दी गई है 2022 की, उस एग्ज़ाम के मद्देनज़र ये रणनीति तैयार की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये रणनीति केवल एक एग्ज़ाम के लिए ही हो सकती है, ये रणनीति कई एग्ज़ाम जो भविष्य में आने वाले हैं उन सब के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी को और कैसे कैसे इसके लिए रणनीति बनानी है इंडियन इकोनॉमी की। उन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी आप लोगों के बीच में। पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले एक सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम क्या है उसको समझना होगा। अगर हम सिलेबस और पाठ्यक्रम के चीजों को समझ जाते हैं तो फिर हम एक रणनीति बनाएंगे इसके माध्यम से, और उस रणनीति के आधार पर हम यहां पर अपनी समुचित पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम में रखे गए हैं चीजों को। तो पहला तो पाठ्यक्रम में शामिल है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, पहला बिंदु हमारा जो है भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उपलब्धियां यहां पर शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, ये पाठ्यक्रम में शामिल विषय है। और यूपीपीसीएस मेंस में यहां पर क्वेश्चंस भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बने हैं, नीति आयोग से भी क्वेश्चंस बने हैं, उसकी रणनीति के आधार पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी क्वेश्चंस यहां पर बने हैं। दूसरा हमारा नीति आयोग की भूमिका, आयोग की भूमिका, इन दोनों से ही आपके प्रश्न बने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ये स्टार्टिंग में निकल कर आते हैं। ठीक है, फिर आता है सतत विकास एवं समावेशी विकास। ठीक है, के विषय, उद्देश्य। ठीक है, ये देखिए एक बात और याद रखना है कि यूपीपीसीएस का ये सिलेबस जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड चीजों को भी थोड़ा सा मैं बताते हुए चल रहा हूं। अब जैसे समावेशी विकास एवं उसके यहां पर संबंधित विषय लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आपका सतत विकास से भी पूछा गया है। और जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो फिर ऐसी कंडीशंस में हमें थोड़ा सा जब सिलेबस डिस्कशन करना होगा तो इसको भी ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी होगी।
हम ऐसा नहीं करेंगे कि समावेशी विकास से संबंधित, समावेशी विकास का अर्थ एवं संबंधित विषय केवल और केवल लिखा है तो इस मुद्दे को हम लोग छोड़कर चलेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर साफ शब्दों में लिख लिया है सतत एवं समावेशी के विषय, समावेशी विकास के विषय उसको लिख दिया है और उद्देश्य को लिख दिया है। विकास के विषय एवं उद्देश्य उनको लिख दिया है। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे भी शामिल किए गए हैं जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बने हैं। ठीक है, गरीबी पर भी प्रश्न बने हैं एवं बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न भी बने हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी यहां पर बने हैं। तो गरीबी एवं बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से संबंधित प्रश्न आपके बने हैं मुख्य परीक्षा यूपीपीएससीएस में। तो इस टॉपिक को भी हम लोग लेकर चलेंगे और इसका जो संबंध जोड़ा गया है वो आपको याद रखना है कि प्रश्नों में एक अलग प्रकृति देखने को मिली है कि गरीबी और बेरोजगारी के जो प्रश्न बने हैं वो तो अलग से बने ही हैं, साथ में सतत एवं समावेशी विकास से संबंधित विषयों की भी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय की भावना और समावेशी विकास को साथ में जोड़ने के भी प्रश्न बने। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यहां पर जब प्रश्न बने हैं तो हमारे समावेशी विकास पर हैं या केवल सतत विकास पर हैं, गरीबी पर हैं, बेरोजगारी पर हैं। ये जो प्रश्न बने हैं ये समावेशी विकास पर जुड़ाव के साथ प्रश्न बने हैं और साथ में सामाजिक न्याय के संबंध में भी प्रश्न बने। तो इस बृहद संकल्पना के साथ में इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। इस बृहद संकल्पना के साथ में इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा, जिससे क्या है कि इससे संबंधित विषयों को हम बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सके। फिर उसके बाद में सरकारी बजट, सरकारी बजट, यहां से भी जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो यूपीपीसीएस में यहां से प्रश्न नहीं बने। हां, वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक वहां से प्रश्न बने, जो बजट का ही एक हिस्सा है, जहां पर अगर आप बजट को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित प्रश्नों को यहां पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, सिंचाई प्रणाली, ठीक है, प्रमुख फसलें हैं, सिंचाई प्रणाली है, ठीक है, कृषि का भंडारण है, विपणन है, कृषि का भंडारण है, विपणन है, इनसे संबंधित चीजों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ई प्रौद्योगिकी, कृषि की ई प्रौद्योगिकी है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो ई प्रौद्योगिकी पर तो प्रश्न बना चुका है। ठीक है, कृषि के भंडारण पर, विपणन पर, सिंचाई प्रणाली पर, प्रमुख फसलों पर भी प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन हां भविष्य में बन सकते। ठीक है, तो इसकी रणनीति बनाते हुए हमें थोड़ा सा देखकर यहां पर चलना होगा और फिर इस रणनीति के अनुसार हम यहां पर काम करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो कवर होगा। सातवां टॉपिक जो हम लोग यहां पर है, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ठीक है, सब्सिडी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से
मूल्य से संबंधित मुद्दे। यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है और पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग जो है उसको भी हम लोगों को देखना होगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योगों को भी देखना होगा। उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखकर चलेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार, उसको भी देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार, उस टॉपिक को भी यहां पर हम लोगों को देखना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव, औद्योगिक नीति, अर्थव्यवस्था पर एवं अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, उदारीकरण। ठीक है, औद्योगिक नीति, इसको, और साथ ही साथ लास्ट है बुनियादी ढांचा। ठीक है, अगर हम यहां पर क्रम से देखें तो स्टार्टिंग के पोर्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न बने। अगर देखा जाए तो ये जो 4-5 टॉपिक है, आर्थिक नियोजन, नीति आयोग, सतत विकास, समावेशी विकास, ई प्रौद्योगिकी, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बने हैं। लेकिन इस पोर्शन से अभी यहां यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस नहीं बने, यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस नहीं बने। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, और वो ये चीज चल रहा होगा कि सर आपने जो है वो पूरे पाठ्यक्रम को पॉइंट बाई पॉइंट लिख तो दिया, जो मेन मेन मुद्दे हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से जो हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए, लेकिन इस पाठ्यक्रम थोड़ा सा मुझे बिखरा हुआ दिख रहा है, बिखरा हुआ दिख रहा है। अगर पाठ्यक्रम को एक सिस्टमेटिक ढंग से यहां आप थोड़ा सा बता देते, समझा देते, तो फिर निश्चित तौर पर क्या होता कि पाठ्यक्रम हमारी मुट्ठी में हो जाता। और अगर पाठ्यक्रम किसी के हाथ में आ गया तो उसे पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है कि मेरा कौन सा टॉपिक छूटा है, किस तरह की चीजें यहां पर छूटी हुई हैं और कैसे कैसे इसको पढ़ना हो, किस तरह से इसको पढ़ना है, और फिर उनसे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है। वो सारी बातें हमारी बिल्कुल 100% पकड़ में आ जाएंगी। ये तो आपने ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए लिख दिए कि भाई स्टार्टिंग के ही टॉपिकों पर ज्यादा प्रश्न बना है, नहीं तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो है उस पर एक प्रश्न बना हुआ है मेंस की परीक्षा में। ठीक है, तो वो पकड़ में आ जाए इसलिए मैंने सारे टॉपिक को लिख दिया है। लेकिन जब पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा और रणनीति जब बनाने की बात होगी तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे आपके सारे जो चीजें हैं वो कवर में आ जाए।
सारी चीजें कवर में आ जाएं। अगर हम सारी चीजों को यहां पर कवर में लाने की बात करें, सारी चीजों को कवर में लाने की बात करें, तो उस तरह का पाठ्यक्रम की चर्चा यहां पर होनी चाहिए। तो उसी तरह से अब हम पाठ्यक्रम लिखने वाले हैं। हम लोग पाठ्यक्रम को 5 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से 5 पार्ट में बांटकर पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। 5 पाठ्यक्रम को हम पूरे 5 पार्ट में बांट लेंगे, तो लगभग हमारा 70 से 75% उत्तर प्रदेश का भी पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा और आईएएस का पाठ्यक्रम भी शामिल हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का भी पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा और इन बिंदुओं के माध्यम से जो मेन पाठ्यक्रम है वो भी शामिल हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर मैं कृषि को ले लेता हूं, तो कृषि से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सबको यहां पर कवर कर लिया जाएगा, उन सबको यहां पर कवर कर लिया जाएगा। कृषि से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे पहले पाठ्यक्रम में यहां। तो अब कृषि से संबंधित क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं सर, वो तो मुझे बता दीजिए, जिससे हमारा पाठ्यक्रम आप कह रहे हैं कि कृषि से संबंधित सारी चीजें यहां पर मुख्य परीक्षा में कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले कृषि से जब आता है तो भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार वाला मुद्दा आता है। अभी केवल पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। हम पाठ्यक्रम को अपनी मुट्ठी में ला रहे हैं। सबसे पहले भारत में भूमि सुधार की संकल्पना स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद में हमारे यहां पर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हरित क्रांति जैसे तत्व यहां पर निकल कर आए। प्रश्न पूछा भी गया है हरित क्रांति से संबंधित यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है। 3 बार मुख्य परीक्षा हुई है और 3 बार के प्रश्नों की अगर श्रृंखला देखी जाए तो आपको आश्चर्य होगा, यूपीपीसीएस ने हर टॉपिक को हर साल किसी न किसी तरीके से कवर किया है। मतलब अभी तक जितना भी सिलेबस यहां पर मैंने टॉपिक दिए हैं उसमें एक प्रश्न जरूर यूपीपीसीएस ने पूछ लिया है इन 3 वर्षों में, कभी ना कभी। तो इसका तात्पर्य यह है कि यूपीपीसीएस हर साल टॉपिक को कवर कर देता है जो वहां पर मेंशन है। तो भारत में भूमि सुधार और भूमि सुधार के पश्चात कृषि का उत्पादन, कृषि का उत्पादन। और जब कृषि के उत्पादन की बात आती है तो फिर ऐसी कंडीशंस में हरित क्रांति जैसे तत्व आ जाते हैं। और जब हरित क्रांति जैसे तत्व आ जाते हैं तो सफलता असफलता से संबंधित चीजों को यहां पर पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हरित क्रांति की सफलता और समस्याएं, चुनौतियां क्या थी, उसके क्या कारण थे असफल रहने के, द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों हुई, ये सारे तत्व इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे कृषि के उत्पादन पर। वहीं पर भारत में भूमि सुधार का मतलब है कि ब्रिटिश काल में जो भूमि व्यवस्थाएं चल रही थी, भू राजस्व व्यवस्थाएं, उन भू राजस्व व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन किए जाए, किस तरह से परिवर्तन लाए जाए, जिससे भारत में जो भूमि सुधार है वो सुचारू रूप से लागू किया जाए। साथ में यह भी मूल्यांकन किया जाए यहां मुख्य परीक्षा के माध्यम से, क्या भारत में भूमि सुधार वास्तव में पूर्ण हो चुके हैं। अगर पूर्ण हो चुके हैं तो सीमांत किसानों की संख्या आज भी 80% क्यों बनी हुई है? 82% सीमांत किसान आज भी देश में। तो लगभग इतने परसेंट अगर सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो फिर भूमि सुधार जैसी संकल्पनाएं भारत में पूर्ण कैसे हो चुकी हैं? तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? महलवाड़ी व्यवस्थाएं क्या है?
रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं क्या हैं, जमींदारी व्यवस्थाएं क्या हैं, उनकी क्या कमियां थी भारत में। फिर हमने भूमि सुधार के अंतर्गत क्या लेकर आए, काश्तकारी कानून किस प्रकार से लेकर आए, काश्तकारी कानूनों के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए, उन सारे विषयों की चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है। चकबंदी क्या है, हदबंदी क्या है, वो सारे भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल टॉपिक हो जाएंगे। वहीं पर हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो टॉपिक के रूप में मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि कृषि उत्पाद के भंडारण से संबंधित चीजें हैं, परिवहन से संबंधित चीजों को शामिल किया गया। कृषि उत्पाद के भंडारण का टॉपिक है, परिवहन का टॉपिक है आपके सिलेबस में, कि कृषि उत्पाद का कैसे भंडारण किया जाए, कैसे यहां पर परिवहन किया जाए, कैसे एक तरह से यहां पर विपणन किया जाए, वो सारी चीजों को यहां पर शामिल किया गया है। और उससे संबंधित जो विषय हैं उनको भी शामिल किया गया है। संबंधित विषय उसको भी शामिल किया गया है कृषि के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है क्या कि जब भंडारण की बात आएगी तो हरित क्रांति के कारण से ही भंडारण की समस्या हुई। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं परिवहन की व्यवस्था आई और विपणन प्रणाली यहां पर आज लाई जा रही है। तो आज वर्तमान में क्या रणनीति बन रही है, उसके संदर्भ में हमें थोड़ा सा विचार करना होगा और समझना पड़ेगा चीजों को। दूसरा, किसानों को अब उचित मूल्य मिले फसल का, उचित मूल्य मिले फसल का, तो उसी के लिए जारी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अब जो टॉपिक था वो क्या था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और संबंधित विषय, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संबंधित विषय। मतलब आप समझ सकते हैं यहां पर कि हरित क्रांति, भंडारण, परिवहन, विपणन के बाद में जो टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और आज वर्तमान में जो कृषि के मुद्दे चल रहे हैं उनको, कृषि के मुद्दों में सबसे बड़ा टॉपिक तो यहां पर एक निकल कर आ रहा है एमएसपी का ही। तो उन कृषि कानूनों को हमें थोड़ा सा समझना होगा और जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो किसानों के हितों का संरक्षण करने वाले, वो किन कमियों को दूर करने के लिए यहां पर लाए गए। लेकिन अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात आएगी तो भी उसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि कृषि से संबंधित चीजों को अगर हम पढ़ेंगे तो किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इसको भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। अब देखो कि सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इस विषय को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है पशुपालन और उससे संबंधित विषय, एवं उससे संबंधित विषय। इसको भी हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा टॉपिक को। फिर क्या है कि राज्य जो कृषि है उसको हम लोग यहां पर भी देखेंगे कि कृषि के संदर्भ में राज्य की क्या रणनीति बन रही है, किस तरह से यहां पर कृषि के संदर्भ में चीजों को लेकर आ रहा है। राज्य
बागवानी, वानिकी और पशुपालन से संबंधित जो विषय हैं उनको भी लाएंगे। बागवानी विकास के लिए राज्य क्या कर रहा है, पशुपालन विकास के लिए राज्य क्या कर रहा है, ठीक है। पशुपालन विकास के लिए राज्य क्या कर रहा है, वानिकी विकास के लिए क्या कर रहा है राज्य, वानिकी विकास के लिए क्या कर रहा है राज्य। तो हमारा जो एक तरह से टॉपिक है, टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर से संबंधित विषय कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, बड़े ही यहां पर हमने यहां जो प्रश्न बनाए हैं बड़े ही अच्छे ढंग से यहां पर दिखाएंगे, समझाएंगे आपको। जैसे हमने कृषि का अगर मुद्दा लिया है यहां पर, तो क्या क्या यहां पर प्रश्न बन चुके हैं उसको भी थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। एक प्रश्न आपका बना है कृषि से संबंधित मुख्य परीक्षा में, बिल्कुल बड़े आराम से आप समझ सकते हो एक शब्द में कि भारत में कृषि उत्पादकता की कमी के क्या कारण हैं। तो कृषि उत्पादकता की कमी के कारण पूछे गए कि कमी के कारण पूछे गए। इसका मतलब है कि इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है, इससे संबंधित यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कृषि में। दूसरा प्रश्न यहीं पर जो बनाया गया है वो बनाया गया है क्या कि सीमांत और जो लघु किसान हैं उस पर हरित क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हरित क्रांति का प्रभाव पूछा गया है मेंस की मुख्य परीक्षा में सीमांत एवं लघु एवं सीमांत किसानों के संदर्भ में। लघु एवं दूसरा प्रश्न एग्रीकल्चर में यह बन चुका है। अब आप समझ सकते हैं क्या कि पहला प्रश्न तो कृषि उत्पादकता की कमी से संबंधित था। यूपी पीसीएस मेंस में दूसरा एक प्रश्न यह पूछा गया है कि हरित क्रांति का सीमांत एवं लघु किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तीसरा यहां पर, ठीक है, विपणन प्रणाली, कृषि विपणन प्रणाली का मूल्यांकन पूछा गया। कृषि विपणन प्रणाली का मूल्यांकन पूछा गया और यह भी पूछा गया है यहां पर क्या यह समुचित है जो कृषि मूल्यांकन प्रणाली है। और उसके अलावा यहां एक और यहां पर प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में है संपदा योजना के संदर्भ में पूछा गया है। किसान संपदा योजना, उद्देश्य, इसके प्रावधान क्या है, ये सब चीजें पूछी गई। एक प्रश्न ये भी बना हुआ है मुख्य परीक्षा में। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बड़े ही सरल तरीके से पूछे गए हैं। कृषि उत्पादकता की कमी के कारण हरित क्रांति के प्रभाव सीमांत और लघु किसानों पर कृषि विपणन प्रणाली का मूल्यांकन, संपदा योजना पूछा गया। और भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का क्या तात्पर्य है वो भी पूछा गया है यहां पर। अर्थात ई प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न है वो भी है और वो है क्या, तकनीकी मिशन। उद्देश्य पूछा गया है तकनीकी मिशन का। उद्देश्य पूछा गया है
तात्पर्य पूछा क्या है, विवेचना करना है इसके उद्देश्यों की, विवेचना करना है इसके उद्देश्यों की। अब यहां अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न है, अगर हम रणनीति बनाए एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों की, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्नों की रणनीति अगर हम बनाएं, तो फिर ऐसी कंडीशंस में इस रणनीति के अंतर्गत अब आप देख सकते हैं यहां पर भारत में भूमि सुधार है, कृषि की उत्पादकता, हरित क्रांति, इससे प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इससे प्रश्न बन चुका है। दूसरा, इससे प्रश्न बन चुका है। यहां रणनीति के रूप में अगर देखा जाए तो इससे प्रश्न बन चुका है और इससे भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इससे प्रश्न यहां पर क्या है कि बन चुका है, इससे प्रश्न बन चुका है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और संपदा योजना, एक भारत में जो योजनाएं बन रही हैं किसानों को सशक्तिकरण के संदर्भ में, उससे प्रश्न बन चुका है। तो अब आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं, एक तो भंडारण बचा है, परिवहन बचा है, भूमि सुधार बचा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इस बार का सबसे हॉट टॉपिक हो सकता है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब एक तरह से अगर रणनीति बनाई जाए तो रणनीति के अंतर्गत भारत में जो भूमि सुधार है ये टॉपिक हैं, और उन टॉपिकों में कहां कहां से यहां पर प्रश्न बन चुके हैं आपके, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है रणनीति बनाने में मुख्य परीक्षा की, कि इन टॉपिक से प्रश्न बना चुका है एग्रीकल्चर में। और हमारा जो बकाया टॉपिक बचे हुए हैं, वो टॉपिक यहां पर क्या बचे हुए हैं कृषि के अंतर्गत, वो हमने यहां पर डिस्कशन कर दिए कि भैया विपणन से बना हुआ है, हरित क्रांति से बना हुआ है, कृषि उत्पादकता से बना हुआ है। ठीक है, भूमि सुधार बचा है, भंडारण, परिवहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की सहायता के लिए यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित विषय। तो इस बार यूपीपीसीएस हो सकता है इस पर फोकस कर दे, यहां पर फोकस कर दे यूपीपीसीएस, या फिर भंडारण परिवहन से संबंधित चीजों को फोकस कर दे, क्योंकि यहां पर मंडियों से संबंधित चीजें भी जुड़ जाएंगी, मंडियों से संबंधित चीजें भी जुड़ जाएंगी। और अगर आपको रणनीति बनानी है तो इस सटीक रणनीति के माध्यम से हम उन टॉपिक पर फोकस करें जिस पर ज्यादा चीजें हो सकती हैं, जिससे ज्यादा चीजें यहां पर कवरअप हो सकती हैं। ये तो हो गया एग्रीकल्चर रणनीति के अंतर्गत। मैंने कहा ना, पूरे पाठ्यक्रम को अगर 5 पार्ट में हम लोग बांट दें तो फिर हम कवर कर लेंगे पूरे पाठ्यक्रम को। नहीं तो पाठ्यक्रम तो बहुत बड़ा है, हमें पाठ्यक्रम कवर करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो पाठ्यक्रम में दूसरा हम लोग समावेशी विकास, एवं संबंधित विषय, समावेशी विकास एवं संबंधित विषय, इसके साथ में हमें लेना पड़ेगा गरीबी एवं बेरोजगारी। अब गरीबी और बेरोजगारी को क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जोड़े जा रहे हैं प्रश्न किससे, समावेशी विकास से। वो जोड़े जा रहे हैं किससे प्रश्न, समावेशी विकास से। और अगर समावेशी विकास से वो प्रश्न जुड़ रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि इसी के साथ इस टॉपिक को कवर कर लेना है, गरीबी और बेरोजगारी को। अब इसके अगर हम विषयों की चर्चा करें, ये तो हमने कृषि की रणनीति बना दी कि भैया ये प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं एग्रीकल्चर से। 3 सालों के प्रश्नों की श्रृंखला इस तरह से रही है यूपीपीसीएस में। अब समावेशी विकास के जो टॉपिक हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमारा हो जाएगा क्या, सतत विकास से संबंधित, ठीक है।
दूसरा समावेशी विकास से संबंधित, ये दो टॉपिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए ये तो है ही। उसके अलावा जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य और उसमें प्रमुख सुधार, ठीक है, जन वितरण प्रणाली नहीं, गरीबी बेरोजगारी, इसको भी हम लोग देखेंगे यहीं पर। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य और सीमाएं, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। अब टॉपिक में अंदर क्या है वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे ना, कि लक्षित जन वितरण प्रणाली क्या थी, सार्वजनिक रूप से जो जन वितरण प्रणाली थी, आम जन वितरण प्रणाली, वो किस तरह से लागू हुई, ठीक है। तो वो तो हम भाई उसी समय जब पढ़ेंगे तब फिर हम उसको देखेंगे कि भाई क्या है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक के साथ ही साथ हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि राज्य मानव संसाधन के विकास पर क्या कार्य कर रहा है और कौशल विकास पर क्या कार्य कर रहा है, और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं कौन सी, ठीक है। राज्य का मानव विकास एवं कौशल विकास, मानव संसाधन विकास, विकास एवं कौशल विकास पर क्या कार्य हो रहा है, विकास पर क्या कार्य हो रहा है। इसके अलावा यहां पर हम लोग एक टॉपिक और लेकर चलेंगे जो परीक्षा के लिए होगा, कि राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। अगर हम इन सारे टॉपिक को लेकर चलें आपके, तो निश्चित तौर पर हमारा जो मुद्दा है कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है, सतत समावेशी विकास एवं उससे उत्पन्न विषय गरीबी बेरोजगारी, समावेशी विकास एवं उससे उत्पन्न विषय गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी। इन सब टॉपिक को, सतत विकास, समावेशी विकास, गरीबी बेरोजगारी, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, आपकी खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक, राज्य का मानव संसाधन विकास और कौशल विकास, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, ये सब टॉपिक यहां पर शामिल हो जाएंगे। अब प्रश्न कहां से पूछे गए भाई, प्रश्न भी तो पूछे गए, तो कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न बने हैं, गरीबी बेरोजगारी पर कैसे प्रश्न बने हैं, सतत विकास समावेशी विकास पर कैसे प्रश्न बने हैं। यहां ये सारी चीजें हम लोगों को लेकर चलेंगे। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए, पूरे के पूरे प्रश्नों की श्रृंखला देखी जाए तो दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखो दो तरीके से हैं, दो क्या फिर हम लोग तीन पार्ट में इसको बांट कर देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि कल्याणकारी योजनाएं वे पूछी गई हैं,
और जब योजनाओं की बात आती है तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, योजनाओं को भी शामिल कर लेंगे, यही कि सरकार की क्या यहां पर योजनाएं हैं, किस तरह से रणनीति बनाएंगे, नीति आयोग का क्या रणनीति है, उस पर क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि ये वास्तव में क्या है, योजनाओं के साथ भी जुड़ रहा है टॉपिक, योजनाओं के साथ भी टॉपिक ये जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब 3 टॉपिक कैसे हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सतत विकास और समावेशी विकास पर कैसे को प्रश्न बने। जब रणनीति बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि सतत विकास और समावेशी विकास पर कैसे प्रश्न बने। दूसरा, मुझे यह भी देखना होगा गरीबी और बेरोजगारी पर कैसे प्रश्न बने हैं, उसको भी देखना होगा। और फिर योजना और नीति आयोग पर कैसे प्रश्न बने हैं, इस पर कैसे प्रश्न बने हैं। अगर हम इस रणनीति को 3 पार्ट में बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है। अब देखो, सतत विकास और समावेशी विकास पर जो प्रश्न हैं वो 2 तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश के आधार पर प्रश्न है यहां पर, और एक मुख्य धारा पर आधारित प्रश्न जो पूछा ही जाते हैं, जैसे प्रदेश पर आधारित नहीं है, एक उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न है, सतत विकास और समावेशी विकास। उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, जबकि यहां पर प्रश्नों की संख्या कम है। जब हम रणनीति बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये जो उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न है, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है, मुख्य परीक्षा पर कम फोकस किया गया है। जो मेन है वो वास्तव में बहुत कम है। अब जैसे क्या है, जब 2 तरह की रणनीति बन रही है तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देखते हैं, वो हमें समझना होगा। जैसे सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश डालने की बात आई, सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। देखो, बिल्कुल हमने निचोड़ दिया है, जिससे क्या है कि आप जब यहां पर पढ़े मीन्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, भाई सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए, ये यहां। अब भारत में सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए, इस तरह का प्रश्न है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है जिससे आपका क्लू पकड़ में आ जाए कि भैया देखो इस टॉपिक से यह प्रश्न बना हुआ है। दूसरा, यहां पर जो प्रश्न बना है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, और वो जोड़ा गया है गरीबी से। असमानता और गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है। वहीं पर एक प्रश्न और सतत विकास से ही बना है, मुख्य धारा पर। किसी को पीछे ना छोड़ना से आप क्या समझते हैं सतत विकास लक्ष्यों में। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्यों में किसी को पीछे ना छोड़ना, किसी को पीछे ना छोड़ने से क्या समझते हैं। ठीक है, अब यहीं पर सतत विकास और गरीबी से संबंधित जो है वो समावेशी विकास और गरीबी से संबंधित प्रश्न बना दिया इन्होंने। एक तो क्या है, समावेशी विकास से क्या समझते हो, ये तो प्रश्न आया ही है। समावेशी विकास से क्या समझते हो, सबको लेकर चलने वाला विकास है समावेशी विकास।
लेकिन असमानता और गरीबी को कैसे कम करने में सहायक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, असमानता एवं गरीबी को कम करने में सहायक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह भी यहां पर प्रश्न पूछा गया है गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में। तो अब आप समझ सकते हो क्या कि समावेशी विकास का जुड़ाव किया गया है किससे, गरीबी और बेरोजगारी से। जो प्रश्नों की अगर प्रकृति देखी जाए तो सतत विकास पर प्रश्न है, सतत विकास के लक्ष्यों का पीछे न छोड़ने से क्या तात्पर्य, यह भी पूछा गया है, और समावेशी विकास से क्या समझते हो, यह भी पूछा गया है। अब उत्तर प्रदेश पर जब प्रश्न देखे जाते हैं तो यहां पर 3-4 प्रश्न मिल जाते हैं। यहां उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट करिए, गरीबी के साथ जोड़ा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता। अब जाहिर सी बात है कि क्या कारण है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपसे। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार बाधक हैं। ठीक है, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, पिछड़े क्षेत्रों में किस प्रकार बाधक हैं। इसी से संबंधित चीजें हैं, इसी से संबंधित चीजें उत्तर प्रदेश से है। क्षेत्रीय विषमता सामाजिक समावेशन के कारण से नहीं प्राप्त हो पा, सामाजिक समावेशन में समस्या के रूप में ये निकल कर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, अंतर क्षेत्रीय असमानता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो अब आपको यह बात याद रखकर चलनी है कि सतत विकास का जुड़ाव गरीबी के साथ है और योजना के साथ में भी। जैसे, ठीक है, जैसे गरीबी और असमानता को कम करने वाली जो चुनौतियां हैं वो क्या है, यह भी पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, गरीबी एवं असमानता को कम करने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में निर्धनता की माप कैसे की जाती है, उससे संबंधित प्रश्न भी यहां पर पूछा गया है। ठीक है, निर्धनता की माप कैसे की जाती है, तो जानेंगे हम लोग निर्धनता क्या है, किस तरह से माप होती है, क्या होती है, निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है। रेखा से क्या अभिप्राय है, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। निर्धनता की माप कैसे की जाती है, निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, कौन से कार्यक्रम हैं, ये सब प्रश्नों में शामिल किया गया है। लेकिन यहां पर क्या है कि
उत्तर प्रदेश से संबंधित जब प्रश्न बनाया है तो उन्होंने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के समक्ष में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दों का आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई, आलोचनात्मक व्याख्या की बात की गई। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन ये पूछा गया है। देख रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि एक तो सतत विकास से, सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश, सतत विकास के लक्ष्यों में किसी को पीछे ना छोड़ने से क्या तात्पर्य है? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? असमानता को और गरीबी को दूर करने में क्या है? गरीबी और असमानता को कम करने वाली चुनौतियों को स्पष्ट करिए, ये प्रश्न बना दिया है। निर्धनता की माप कैसे की जाती है, इसमें क्या एक तरह से कार्यक्रम चालू किए गए हैं, उसको यहाँ पर क्या चुनौतियां हैं उससे पूछा गया है। निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है, ये भी उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये भी पूछा गया। तो ये जोड़ा जा रहा है किससे? सतत विकास से। तो आपको जब भी रणनीति बनानी है वो वास्तव में क्या है कि सतत विकास और गरीबी और बेरोजगारी पर आधारित रणनीति बनाकर कार्य करना होगा, जिससे सिलेबस आपकी पूरा का पूरा मुट्ठी में आ जाए। अब देखो, इसी गरीबी और बेरोजगारी के साथ आप जोड़ सकते हो किसको? खाद्य सुरक्षा को। वहां से भी आया है, वहां से भी आया है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं, के संबंध में चुनौतियां। एक तो ये, हाँ, लेकिन ये पूछा गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां हैं वो देश में होंगी, तो आप लिख सकते हो बनाकर, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के प्रावधान, ये भी पूछा गया है। कौशल विकास के प्रावधान उत्तर प्रदेश में, ये भी पूछा गया है। गरीबी बेरोजगारी तो पूछा ही गया है, उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के क्या क्या प्रावधान हैं, ये भी यहां पर चीजों को पूछा गया है और इस तरह से चीजों को शामिल किया गया। परीक्षण करना है यहां पर, और परीक्षण करना है कौशल विकास के प्रावधानों का कि वास्तव में जब आप सफल हो रहे हैं यहां पर, तो जो योजनाएं लागू की गई हैं वो सही है या गलत, कैसी प्राय स्थिति है वर्तमान में, उसको बताना है। यथा स्थिति को बताना है, एग्जैक्ट स्थिति को बताना है वर्तमान में। नीति आयोग से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में आपके। एक तो उत्तर प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको बताना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को बताना है। इसको बताना है। और दूसरा, नीति आयोग से एक प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग के क्या लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, और 3 वर्षीय कार्य योजना को उल्लेख करिए, ठीक है? तो नीति आयोग के लक्ष्य, आयोग के लक्ष्य एवं 3 वर्षीय कार्य योजना। जब आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न देखोगे तो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहां से प्रश्न बना है, इन्होंने ऐसे प्रश्न बनाया, इन्होंने ऐसे प्रश्न बनाया, तो 3 साल से ये यहीं पर घूम रहे हैं। अभी इनकी जो रणनीति है वो इसी पर आधारित है। जाहिर सी बात है कि इनकी जो रणनीति है वो इसी पर आधारित है। तो अब ऐसी कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि भाई नीति आयोग
जब इससे आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस यहां से प्रश्न बना रहा है, यहां से बना रहा है, यहां से बना रहा है, इन तीनों को सम्मिलित होकर, तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा घोंट कर पीना पड़ेगा। उसी के जब इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको आश्चर्य होगा अगर टोटल देखे जाए तो कम से कम 15-16 प्रश्न यहीं से आ गए हैं 3 साल में। 3 साल में 15-16 प्रश्न यहीं से आ गए, मतलब 4-5 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न हर साल उसने उठा लिए हैं लगभग लगभग इतने प्रश्न उसने हर साल उठा लिए हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अगर आप रणनीति बनाते हो यहां, तो रणनीति बनाते हो तो समावेशी विकास को लेंगे। जन वितरण प्रणाली से बन गया है क्वेश्चन, जन वितरण प्रणाली से बन चुका है, गरीबी से क्वेश्चन बन चुका है, बेरोजगारी से बन चुका है, समावेशी विकास से, सतत विकास से, खाद्य सुरक्षा से बन चुका है। अब हो सकता है बफर स्टॉक को उठा ले, और राज्य में मानव कौशल विकास और राज्य की कल्याणकारी योजना से प्रश्न बन चुका है। तो यहां से भी प्रश्न बन गया, यहां से भी प्रश्न बन गया है, यहां से भी प्रश्न बन गया है, ये प्रश्न नहीं बना है, यहां से प्रश्न बन गया, ये प्रश्न बन गया, ये प्रश्न बन गया, यहां से प्रश्न बन चुका है। इसका तात्पर्य यह सीधा सीधा है कि यूपी पीसीएस की जो रणनीति है वो समावेशी विकास, गरीबी, बेरोजगारी योजना और बेरोजगारी, इस पर केंद्रित होकर ज्यादा बनी है। पहला तो हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर पर फोकस्ड होकर उसने कार्य किया है यूपी पीसीएस ने। दूसरा, उसकी जो रणनीति बनी है वो रणनीति कैसी बनी है? दूसरी रणनीति बनी है, आपको याद रखना है कैसे, इस पर आधारित, एग्रीकल्चर पर आधारित। इस रणनीति के अंतर्गत हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा। जब हम सिलेबस को डिस्कशन करके देखते हैं तो भाई हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बन चुके हैं, यहां पर अगर मैं इस रणनीति के अंतर्गत कार्य करूंगा तो मैंने आपको बता दिया कि सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रकाश, सतत विकास के लक्ष्य किसी को पीछे ना छोड़ने से क्या तात्पर्य है, समावेशी विकास, असमानता और गरीबी के साथ जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता, पिछड़े क्षेत्रों में किस प्रकार बाधक हैं, इस तरह के प्रश्न बने हैं। गरीबी बेरोजगारी से, गरीबी और असमानता को चुनौतियां पूछा गया है, निर्धनता की माप पूछा गया है, बाधाएं पूछी गई, निर्धनता रेखा से क्या यहां पर अभिप्राय है, मतलब बड़े क्वेश्चंस बने हैं यहां से। नीति आयोग के लक्ष्य, 3 वर्षीय कार्य योजना, तो 7 वर्षीय कार्य योजना भी पूछ सकता है, 15 वर्षीय कार्य योजना भी पूछ सकता है। किस तरह की रणनीति बना रहा है वो, किस तरह की रणनीति बना रहा है, इस पर फोकस्ड होकर हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा। तीसरा टॉपिक हम क्या कर सकते हैं? सर आपने कहा 5 पार्ट में बांटेंगे, इसको हमने डिस्कशन कर लिया, इसको डिस्कशन कर लिया, 2 टॉपिक हमारे डिस्कशन हो गए कि भैया देखो यहां से हमें ये चीजें करेंगे। अब तीसरा है उदारीकरण, उद्योग और औद्योगिक नीति। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण भी हम लोग यहीं पर ले लेंगे। ठीक है, उद्योग और औद्योगिक नीति, तीसरा टॉपिक हम लोग ये लेंगे। कवर अगर करना है पूरे सिलेबस को, पहले सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से बने हैं, फिर यहां से, फिर यहां से क्वेश्चन बने, फिर यहां से क्वेश्चंस बने। अब यहां पर कौन कौन सी ये टॉपिक यहां शामिल किए गए हैं आपके सिलेबस में, पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं। पहले तो हमें सिलेबस देखना होगा कि भैया ये तो क्या क्या टॉपिक यहां पर शामिल किए गए। तो तीसरा अगर हम टॉपिक देखें तो उदारीकरण, उद्योग और औद्योगिक नीति, ये आता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस बने हैं तो हमें लिखना पड़ रहा है। उद्योग और औद्योगिक नीति,
अगर हम इस पार्ट में बांट का सिलेबस को देख लें तो फिर हमारा सारी चीजें कवर होकर आ जाती हैं, सारे टॉपिक यहां कवर हो जाएंगे। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक उदारीकरण पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। औद्योगिकरण पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव, करण पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पहला टॉपिक ही आ जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण, उद्योग और औद्योगिक नीति। यहीं पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आ जाता है और संबंधित उद्योग और कार्य क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, याद रखना, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहीं पर, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऊपरी एवं अप एंड डाउन जो है, अप यहां पर क्या है कि, और डाउन जो है अपेक्षाएं यहां पर हैं, स्टीम जो है वो यहां पर लाई गई हैं, उन सबको यहां शामिल किया गया है। एक और टॉपिक यहां शामिल हो जाता है, ठीक है, और वो हो जाता है क्या, आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला। कौन सा, आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला, ये टॉपिक भी यहां शामिल हो जाता है। और फिर क्या है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग भी एक टॉपिक यहां शामिल हो जाता है। तो सर इसका भी बताइए कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, कहां से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बने हैं, जिससे हमारी एक समझ विकसित हो जाए। किस पर, उदारीकरण वैश्वीकरण पर। उदारीकरण और वैश्वीकरण पर हमारी एक समझ विकसित हो जाए कि भैया ये प्रश्न बने हैं, ये प्रश्न बने, ठीक है। तो एक प्रश्न बना क्या कि औद्योगिक नीति में नया क्या है, जो नई औद्योगिक नीति है उसमें नया क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो प्रश्न यहां पर क्या है, नई औद्योगिक नीति में नया क्या है। ये एक सबसे बड़ी बात है, और इस संदर्भ में औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख करना और विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको भी पूछा गया है, ठीक है। इस संदर्भ में औद्योगिक नीति की विशेषताएं और प्रभाव। तो इसका मतलब है उद्योग से ये प्रश्न बना है। दूसरा, उद्योग से एक प्रश्न बना, औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण है और इस समस्या को दूर करने के लिए उचित उपाय बताएं या उचित सुझाव दें, ठीक है। औद्योगिक रुग्णता से क्या तात्पर्य है,
से क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में ठीक है, उचित सुझाव दें। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि औद्योगिक रुग्णता से एक क्वेश्चन पूछा गया है औद्योगिक नीति से। अब क्या हो सकता था? विनिर्माण क्षेत्र भी आता है, ठीक है, तो विनिर्माण से भी क्वेश्चन बन चुका है उद्योग में। विनिर्माण से क्या बन चुका है? उद्योग में क्वेश्चन बन चुका है। विनिर्माण नीति के उद्देश्य क्या है? एक तो यह क्वेश्चन बन चुका है कि विनिर्माण नीति के क्या है, उद्देश्य क्या है, और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी पूछा गया है इसी में। एवं स्टार्टअप इंडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह भी पूछा गया है, यह भी पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दें कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव भी पूछा गया है। वैश्वीकरण के कारण भारत में पड़ने वाले, ठीक है, वैश्वीकरण के कारण भारत के औद्योगिक विकास में पड़ने वाले कारण। यह भी पूछा गया उद्योग। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो एक और क्वेश्चन बना, वो है औद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा भारत में, ठीक है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा। विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा। देखो भैया, हम तो शॉर्ट में यहां पर बस बता रहे हैं आपको, पूरा क्वेश्चन यहां पर हम ना लिखकर केवल ये बता रहे हैं कि देखो भैया, उद्योग से 3 साल में ये प्रश्न बने। एक तो वैश्वीकरण, औद्योगिक नीति, विनिर्माण क्षेत्र, नई औद्योगिक नीति में नया उद्योग क्या है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब क्या हो सकती है संभावना उद्योग में? तो औद्योगिक वित्त संभावनाएं हो सकती। आज कहीं ना कहीं उद्योगों के विनिवेश की बात उठ रही है। प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बन सकता है औद्योगिक क्षेत्र के विनिवेश से संबंधित।
तो उससे संबंधित जब प्रश्न बन सकता है तो हमें उसी पर फोकस्ड होकर कार्य करना है। ये चीजों तो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से यहां पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर इस ग्राफ के माध्यम से आपने इसको समझ लिया और जान लिया तो फिर 100% क्या होगा कि आप बड़े आराम से इसको चीजों को समझ जाएंगे, फिर कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अर्थात उद्योग से संबंधित जो प्रश्न है वो वैश्वीकरण पर आधारित प्रश्न एक पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और उत्तर प्रदेश के उद्योग, ये दो अछूते अभी टॉपिक रह गए हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में। और जब अछूते टॉपिक हैं तो एक तो इन पर फोकस्ड थोड़ा सा करना पड़ेगा, और दूसरा यहां पर औद्योगिक संरचना से जो प्रश्नों की प्रकृति आप देख रहे हैं, तो अगर उद्योगों में भी फोकस्ड अगर कर रहा है वो, तो यहां पर आपको ये जानना होगा क्या कि उद्योग क्षेत्र में क्या क्या फोकस और कर सकता है। तो अभी विनिवेश की संकल्पना लेकर चल रही सरकार, तो जो विनिवेश की संकल्पना लेकर चल रही है उसको थोड़ा सा मुझे देखना होगा और समझना होगा कि भैया क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, इससे सरकार को कितना पैसा मिलेगा और सरकार किस तरह की रणनीति बनाने की सोच रही है, किस तरह की रणनीति बनाने की सोच रही है। तो अगर हमारी रणनीति में ये पार्ट भी यहां पर शामिल हो जाता है कि भैया उद्योग पर फोकस करेंगे हम लोग, पहले हम लोग फोकस करेंगे किस पर, कृषि पर फोकस करते हुए हम लोग पूरे की पूरी कृषि की जितनी भी संकल्पनाएं होंगी, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में पूरे सिलेबस को तो डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक समझ आपकी विकसित हो चुकी है कि भैया ये प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। और अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें कि एक स्ट्रक्चर से हम कम से कम 10 स्ट्रक्चर को फुलफिल कर लें, तो फिर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश परीक्षा के संपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, उद्योग और उद्योग पर फोकस करते हैं। समावेशी विकास और संबंधित विषय, गरीबी, बेरोजगारी को, कृषि से संबंधित चीजों को जब हम लेकर चलें तो इस पर फोकस्ड होकर हम लोग लेकर चलें। चौथा टॉपिक होगा क्या, आधारभूत संरचना और निवेश मॉडल। ठीक है, आधारभूत संरचना एवं निवेश मॉडल। इसका तात्पर्य यह हो गया यहां पर कि जब हम पाठ्यक्रम को देखते हैं और समझते हैं सारी चीजों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन बना है और निवेश पर एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अब देखो, इस आधारभूत संरचना में हम लोग क्या क्या टॉपिक यहां पर पढ़ें जिससे सारी चीजें कवर हो सके, जिससे सारी चीजों की कवर हो सके। एवं निवेश मॉडल। सारी चीजें कवर हो सके। एक तो बुनियादी ढांचे को, बुनियादी ढांचे को जिसमें ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क परिवहन, रेलवे, इन सबको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊर्जा, बंदरगाह, ठीक है, सड़क परिवहन, रेलवे, विमानपत्तन, अब देखो, आज 16 तारीख है, प्रधानमंत्री जी
क्या कर रहे हैं, एक सड़क जो मार्ग है उसका उद्घाटन करने गए और उत्तर प्रदेश पूरा फोकस कर रहा है क्या कि सड़क विभाग सड़कों का विस्तार कर, एक्सप्रेस वे बनाने पर बल दे रहा है लगातार। ऊर्जा से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है। अब देखो ऊर्जा से संबंधित क्या है कि भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका पूछा गया है यहां कि भारत में ऊर्जा संकटों के कारण की विवेचना कीजिए, मतलब ऊर्जा से संबंधित। अब देखो पेपर थर्ड ये यहां पर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, ये पेपर यूपीएससी के पेपर के ही बिल्कुल इक्विवेलेंट उन्होंने सिलेबस तैयार किया है, आपको बता दें, और यूपीपीसीएस से बिल्कुल मिलान खाता है, कुछ भी यहां पर नहीं, ठीक है। तो जो पेपर है वो पेपर कौन सा है, वो पेपर थर्ड है। अब इस पेपर थर्ड में जो है वो वास्तव में क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी को भी शामिल कर लिया जाता है, साइंस एंड टेक के भी कुछ पोर्शन को शामिल किया जाता है, पर्यावरण की चीजों को भी शामिल किया जाता है और अर्थव्यवस्था की चीजों को भी शामिल किया जाता है। अब साइंस में और जैव प्रौद्योगिकी अर्थात इन दोनों ही टॉपिक में ऊर्जा टॉपिक है और इकोनॉमिक्स में भी ऊर्जा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी ऊर्जा टॉपिक है, यहां भी ऊर्जा टॉपिक है। भाई एनर्जी तो वहां न्यूक्लियर एनर्जी वो सब चीजें हम लोगों को पढ़नी होती हैं, परमाणु विस्फोट वगैरह, क्योंकि भारत का तो जो वो परमाणु बम बनाने की जो संकल्पना है वो विध्वंसकारी नहीं है, विध्वंसकारी नहीं है। वो किस पर फोकस्ड है, वो क्रियात्मक है, कंस्ट्रक्टिव कार्य के लिए है, विकासात्मक कार्य के लिए है, विध्वंसात्मक नहीं है। परमाणु बम में पहले हम हमला नहीं करेंगे, ये साफ लिखा हुआ है। जो नीति है बम की, उस नीति में साफ लिखा है, परमाणु बम की जो नीति है उसमें साफ है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब पहले हमला नहीं करेंगे तो हमारा जो कार्य योजना है वो किस पर फोकस्ड है, वो कार्य योजना बनाई गई है कैसे कि हम जो भी है वो कार्य योजना बड़े रणनीति के तौर पर कार्य करते हुए यहाँ पर कार्यात्मक रूप से या पॉजिटिव अप्रोच से ही विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इस पर तो दोनों में ही क्या है कि एनर्जी टॉपिक आ जाता है, एनर्जी टॉपिक आ जाता है। तो अब अगर क्वेश्चंस यहां पर बन रहा है तो अब साइंस वाला तो कहेगा मेरा एनर्जी का टॉपिक है, जो प्रौद्योगिकी वाला कहेगा मेरा एनर्जी का टॉपिक है, पर्यावरण वाला मतलब एक तरह से, क्योंकि कुछ टॉपिक उनके भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ साइंस वाला कहेगा मेरा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स वाला कहेगा मेरा टॉपिक है। तो अब ये टॉपिक है किसका, ठीक है किसका। तो देखो ऊर्जा के कारणों का जब पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो वास्तव में इकोनॉमिक्स से ही संबंधित होते हैं। संकट के कारण, ठीक है। हाँ, प्रभाव इफेक्ट जो है वो वास्तव में क्या है कि जो चीजें होंगी वो अलग ढंग से पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो ऊर्जा से प्रश्न बन चुका है, यहां पर साफ मेंशन किया गया है, आपके सिलेबस में साफ मेंशन किया गया है, उसमें इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही मेंशन है ऊर्जा। तो ऊर्जा यहीं का टॉपिक है। फिर दूसरे लोग लें कि नवीनीकरण ऊर्जा, ये ऊर्जा वो ऊर्जा, यहां पर, ठीक है। दूसरा, आज इस पर फोकस्ड होकर प्रश्न बन सकता है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। सारे एक्सप्रेस वे को आपको याद रखना होगा। मेरठ से गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज तक याद रखना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपको याद रखना पड़ेगा चित्रकूट से, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। लखनऊ एक्सप्रेस वे तो आपको पता ही हो गया, ये जो गाजीपुर तक जा रहा है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सारे जो एक्सप्रेस वे हैं उनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानना होगा, और क्या रणनीति है, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, कितने किलोमीटर है, उसको आपको दिमाग में रखकर चलना होगा। उसमें क्या समस्याएं आती हैं उसको भी समझना होगा। जैसे भूमि अधिग्रहण की सबसे ज़्यादा समस्या आती है एक्सप्रेस वे के निर्माण में, भूमि अधिग्रहण की सबसे ज्यादा समस्या आती है एक्सप्रेसवे के निर्माण में। तो उन सब टॉपिक पर फोकस्ड होकर करना है, क्योंकि यहां पर प्रश्न जो बना है वो केवल और केवल एक प्रश्न बना है। फिर सबसे लास्ट जो टॉपिक आता है वो आ जाता है आपका क्या, रणनीतिक रूप से पांचवा जो टॉपिक होगा जिस पर हम लोगों को फोकस करना है, बजट। बजट, केंद्र का बजट और राज्य का बजट, दोनों के बजट पर फोकस करते हुए हमें रणनीति बनानी होगी। ठीक है, केंद्र का बजट और राज्य का बजट। अगर हम 5 टॉपिक में देखें तो ये 3 टॉपिक से ही ज्यादातर प्रश्न बने हैं। 90% जो प्रश्न है वो यहां से उठा रहा है, 3 साल से लगातार आप देख रहे होंगे 90% प्रश्न उस पर और उस पर उसका फोकस्ड नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम वो टॉपिक छोड़कर चलेंगे, हाँ थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। 90% जो प्रश्न हैं वो इन पर आधारित केंद्रित होकर बन रहे हैं, और इसको ही अगर हम कर लेते हैं तो ये वाली चीज़ें क्या है कि अगर एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इनसे संबंधित चीज़ें भी जुड़ जाएंगी, इनसे संबंधित चीज़ें भी यहां पर जुड़ जाएंगी। तो इस कार्य योजना के साथ में हमें कार्य करना होगा। ठीक है, अब कुछ शर्तें आती हैं। मुख्य परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी बात क्या आती है, चुनौतियां, कि अच्छा उत्तर लेखन कैसे करें। अच्छा उत्तर लेखन, कैसे होगा। सबसे पहले तो जब आपको अच्छा उत्तर लेखन करना है तो आपको एक रणनीति सबसे पहले बनानी होगी। प्रश्न को 3 बार कम से कम पढ़ें। सर 3 बार क्यों, एक ही बार में समझ में आ जाता है प्रश्न। तो यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि घुमावदार होता है, हम समझ कुछ और रहे होते हैं, होता कुछ और है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ कुछ और रहे होते हैं और होता कुछ और है, और इसी कारण से हमारी एक सटीक रणनीति नहीं बन पाती है उत्तर लेखन में। उत्तर लेखन में एक सटीक रणनीति नहीं बन पाती है, और हम अर्थ का अनर्थ लिख जाते हैं। जैसे क्या होता है कि प्रभाव पूछा गया है या परिणाम पूछा गया है, या विवेचन पूछा गया है, या विश्लेषण पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये है। ये एक सबसे बड़ी बात आती है। हम क्या होता है कि परिणाम में प्रभाव लिख देते हैं और प्रभाव में परिणाम लिख देते हैं। अब समावेशी विकास के क्या आयाम हैं,
आयाम की जगह हम कुछ और लिखे बैठे होते हैं, पता ही नहीं होता है समावेशी विकास के आयाम क्या क्या है, जिस पर केंद्रित होकर समावेशी विकास कार्य कर रहा होता है। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप प्रश्न को समझें और 3 बार अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्या पूछ रहा है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रभाव परिणाम के बाद की प्रक्रिया होती है, बाद की प्रक्रिया होती है परिणाम की। जैसे रिजल्ट आ गया तो ये परिणाम आ गया, लेकिन उस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ा, लड़का मोटिवेट होगा या डीमोटिवेट होगा। आप ये नहीं कहोगे कि रिजल्ट जो आया है, हाई स्कूल का परीक्षा हुआ, उसका परिणाम आएगा, उसका प्रभाव भी आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते हो क्या कि हाई स्कूल का परीक्षा का परिणाम कि उसने डीमोटिवेट हो गया। नहीं, परिणाम डीमोटिवेट नहीं हुआ, परिणाम तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। परमाणु बम गिरा हिरोशिमा और नागा, विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए। उसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव मस्तिष्क में पड़ा, प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ा। उसका प्रभाव यह है कि आज भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। परिणाम के बाद की प्रक्रिया है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। विवेचन अंधकार से प्रकाश की तरफ। अब एक प्रश्न हमने बताया था परीक्षण कीजिए, तो प्रयोगशाला में होता है ना परीक्षण। परीक्षण कहां होता है, प्रयोगशाला में होता है। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर परीक्षण करते हैं, वो इंस्पेक्टर क्या है, परीक्षण करते हैं। बाल मिले, ये मिला, वो मिला, ये मिला, तो आपके पास कुछ चीजें हैं, उन चीजों के आधार पर आप एक रिजल्ट दीजिए। परीक्षण में यही होगा। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बाल मिले हैं, उसके मिले हैं तो हत्या की होगी, परीक्षण में ये नहीं आया, परीक्षण में ये निकल कर आया। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा विवेचन, अंधकार से प्रकाश, विस्तार से लिखना। समीक्षा, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक संतुलित वे। तो आपको जब यहां पर प्रश्न लिखें तो प्रश्न को बार बार कम से कम 3 बार पढ़ें और देखें कि उसमें पूछा क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और चीजें पूछी गई जिसके बेस पर हम कुछ और लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा रणनीति, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घुमा रहे हैं। अब आजकल तो जो प्रकृति है प्रश्नों की, 8 मार्क्स 12 मार्क्स। अब जाहिर सी बात है 8 मार्क्स 12 मार्क्स के अगर प्रश्न हैं तो 125 शब्द या 75 शब्द, 50 शब्द से 75 शब्द के बीच में, और आपको 125 शब्द के बीच में। यही प्रश्न की रणनीति के अंतर्गत आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको यह जानना पड़ेगा कि भैया एक लाइन में मैं 5 शब्द लिखता हूं या 6 शब्द लिखता हूं, तो मेरा 10 लाइन में यह क्वेश्चन समाप्त होने आना चाहिए। उस समय के, जब हम लोगों के समय की बात है, जब यूपी पीसीएस और उस समय मींस जो होता था, उसमें
सब्जेक्ट बेस होते थे तो बहुत ज्यादा 6-6 शब्दों के प्रश्न लिखना पड़ते थे। अगर आपने यहां पर एक तो शब्द सीमा बढ़ाई तो मार्क्स तो कट नहीं कटना है 100%। दूसरा, आपके एक आध प्रश्न भी छूटने वाले हैं, ये भी मानकर चलो। ये भी आप 100% मानकर चलिए कि आपके 1 या 2 या 3 या 4 प्रश्न अब छूटने वाले हैं, आप इससे बच नहीं सकते। आप इससे बच नहीं सकते हो। आपको इसीलिए उस तरह की रणनीति बनाकर चलना होगा कि जिससे आप बच सकें यहां पर प्रश्नों की इस श्रृंखला के माध्यम से। तो टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर नहीं, शब्दों को अनावश्यक व्यय ना करें। तीसरा, दोहराए ना, बातों को दोहराए ना, बातों को दोहराए नहीं। कैसे? होता क्या है क्या कि हम लोग जब उत्तर लेखन लिखते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारे जो शब्दों की सीमा है वो गड़बड़ाने लगती है पहले तो। दूसरा, एक और पॉइंट होता है कि हम बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। हम बातों को क्या करते हैं? दोहराना शुरू कर देते हैं। कैसे दोहराना शुरू कर देते हैं? हमने वही लाइन ऊपर लिखी, वही लाइन नीचे लिख दी, वही लाइन पिछले क्वेश्चंस में लिखकर आए, मीन्स में पिछले प्रश्न के आंसर में लिखकर आए, और वही लाइन फिर यहां भी ठांस दी। अरे भाई, एग्जामिनर पूरी कॉपी चेक करता है, यूपी बोर्ड की तरह नहीं होता है कि कुछ भी लिख दिया। नंबर तो दे गई, कॉपी भरी होगी, वो केवल क्या है कि ऐसे छांट देगा। अरे यूपी पीसीएस में 40-50 कॉपी मिलती हैं जांचने को, एग्जामिनर खाना पूर्ति करके निकल जाता है। यहां इस तरह की संकल्पना नहीं है। प्रॉपर एक एक लाइन जांची जाती है और वो देख लेता है कि ये लाइन पहले भी लिख कर आया था पिछले से पिछले प्रश्न में, और उसी लाइन को इसने दोहरा दिया। क्या? मैंने एक जगह एक कॉपी स्टूडेंट की चेक कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बार बार लिख रहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनानी है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। इस क्वेश्चन में भी लिख दिया, पीछे भी लिख दिया, उसमें भी लिख दिया। 4-5 क्वेश्चन मैंने दिए थे उसको राइटिंग में, 5 क्वेश्चन में उसने 5 ट्रिलियन डाल दिया। अरे भाई, इस तरह की रणनीति नहीं होती है। एक प्रश्न में एक ही बात को दोहराए। अब मैंने उससे कहा तो बोला, सर मुझे याद ही नहीं आता है कैसे क्या मैं लिखूं, किस तरह से विस्तारित करूं, कैसे चीज़ों को कमी को पूरा करूं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है किस तरह से चीज़ों को डेवलप करूं। तो उसी के लिए क्या है कि आपको अच्छी राइटिंग अगर करनी है तो कम से कम आज से ही हर सब्जेक्ट में तो 100 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है। थोड़ा सा टास्क कठिन है, लेकिन अगर आपने इस टास्क को पूरा कर लिया, टास्क कठिन है मतलब डेली का आप यहां 5 क्वेश्चंस राइटिंग आप प्रतिदिन करिए अगर आपको एग्जाम देना है तो। मीन्स परीक्षा भवन में देकर जाओगे और देखने के लिए जाओगे तो एक अटेम्प्ट गरमा दोगे, और दूसरा दिन प्रतिदिन सिलेक्शंस में कठिनाई आती जाएगी। क्यों कठिनाई आती जाएगी? क्योंकि जो व्यक्ति आज प्रश्न लिख रहा है, मान लेते हैं उसने 4 का टारगेट रखा था लेकिन 2 उसने प्रतिदिन के हिसाब से लिखे, तो उसकी आंसर राइटिंग आपसे अच्छी हो गई। आपने एक भी नहीं लिखा, आपने लिख दिए 10-12 क्वेश्चन से ही लिख दिए बस। अब वो लिखा है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार 100% सिलेक्शन पा जाएगा।
और हो सकता है दूसरा व्यक्ति फिर और भीड़ के रूप में आ जाए। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, सिलेक्शंस भी इस बार 15 गुने निकलने वाले हैं। जाहिर सी बात है कंपटीशन जो है वो आप लोगों के बीच में ही है, 10 से 15 हज़ार के बीच में। और आंसर राइटिंग अगर अच्छी हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर अगर आंसर राइटिंग फोकस कर ली तो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सर 100 क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो आप चिंता मत करिए, मैं 100 क्वेश्चंस आपको दूंगा। चिंता मत करिए, मैं आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा 100%। आप उन्हीं को फॉलो अप करते रहिएगा, आपके 100% यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चंस बनेंगे और उसी पर फोकस्ड होकर रणनीति को यहाँ पर करना होगा, नहीं तो चीजें प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी। पांचवी बात, ठीक है, काटा पीटी ना करें। ठीक है, गलत करने की प्रवृत्ति। अब देखो मैंने एक बात लिखी, काटा पीटी ना करें। होता क्या है, लोग जैसे लिखे राम मोहन घर जाता है, ठीक है। अब राम मोहन घर जाता है तो हम इसमें लिखना है और घर जाते हैं होगा, ठीक है। और हमने क्या लिख दिया, जाता है, राम मोहन घर जाता है। अब इसमें लिखना था राम और मोहन घर जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, वहां पर अपने समय को बचाने के लिए पहली बात तो ये मिस्टेक ना हो, राम और मोहन घर जाता है इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। और अगर गलती हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हमने एक वो रख दिया और लगा दिया बीच के लिए। और जाते में हमने क्या किया, ऐसे 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 किया और ऐसे कर दिया। ये ना करें। जब आप देख रहे हैं कि आपसे मिस्टेक हो गई है तो उस लाइन को एक बार काटें बस, फिर लिखें राम और मोहन, जिससे मिस्टेक ना हो, घर जाते। पहली कोशिश करें कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। अगर हो गई है तो उस पर रिपीटेशन में चीजें ना लिखें, ये गड़बड़ होता है एग्जामिनर के लिए। संशोधन नहीं, काट दीजिए, ठीक है। तीसरा, अंडरलाइन करें। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपने लिखी है और वो एग्जामिनर के दिमाग में जानी चाहिए, जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो सकेगा, जिससे एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स दे सकेगा, ऐसा ना हो जाए कि एग्जामिनर यहां पर उस अंडरलाइन सिस्टम को यहां पर क्या है कि ना देखे। इसलिए जो अंडरलाइन चीजों को देखे एग्जामिनर, लाइन कर दो कि भाई देखो ये चीज मैंने लिखी है इसमें, ये चीज। अब ऐसा नहीं हो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर इसका मतलब पूरी कॉपी में अंडरलाइन कर दूं, तो फिर फर्क क्या हुआ? ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा आप करोगे तो फिर कॉपी की पूरी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, कॉपी की पूरी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। तो उपयोगिता अगर बनाकर रखनी है तो अंडरलाइन ज्यादा मत करिए, इस तरह की चीजें लेकर आइए, अंडरलाइन ज्यादा मत करिए। अगर इस तरह की चीजें लेकर आते हैं तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा, चीजें सुधर सकती हैं। तो प्रश्नों को 3 बार पढ़ें, पॉइंट लिखें, बातों को ना दोहराएं, गलत करने की प्रवृत्ति, ठीक है,
यहाँ का ध्यान रखें, कम करें और अंडरलाइन जरूर करें। यहाँ इन सब रणनीति को अगर आप करें तो निश्चित हो सकता है। देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो आपके कॉन्फिडेंस को जज करने की प्रक्रिया होती है, और इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा आपके व्यक्तित्व को जज करती है। व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि लेखन शैली में आपकी झलक कर आती है व्यक्तित्व की छवि। अगर आप ज्यादा नकारात्मक सोच वाले हैं तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों की जो उत्तर की श्रृंखला आएगी वो नकारात्मक ही निकल कर आएगी। अगर आप ज्यादा पॉजिटिव हैं तो फिर ऐसी कंडीशंस में सकारात्मक प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। अब कोई आदमी आता है, और जब कोई आदमी आता है तो वो व्यक्ति आने के बाद अपनी एक समस्या सुनाता है, आप एसडीएम के पद पर तैनात हो, सर ऐसे ऐसी बात हो गई, आपने उसको धत्कार के भगा दिया, झूठ बोल रहा है, भागो यहां से, झूठ बोल रहा है, भागो यहां से। अब वो लेकर आया है सही समस्या। तो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके व्यक्तित्व में वो बात झलक नहीं चाहिए कि हर चीज झूठी होती है। आप वहां पर निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए उसकी जांच कराने की बात कहिए, और कहिए कि मैं भविष्य में इसकी जांच कराऊंगा। आप अपना आवेदन दे जाएं, अपनी समस्या को दे जाएं, मैं अपने स्तर पर इसकी जांच कराऊंगा। अरे पुलिस वाले थोड़ी ना है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं। पुलिस वाला तो क्या है, अपना सिरदर्दी कम लेने के लिए भगा देता है। तभी तो कलेक्टर से मिलने जाते हैं लोग। क्यों कलेक्टर से मिलने जाते हैं? क्योंकि उसका एक अप्रोच होता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग, तो वही पॉजिटिव थिंकिंग आपके एग्जाम में झलकनी चाहिए। बैलेंस चीजें होनी चाहिए, लेकिन टोटली नकारात्मक भी नहीं और टोटली सकारात्मक भी नहीं। हर अप्रोच को आपको जानना जरूरी होता है, तब एक अच्छा उत्तर लेखन बनता है। नहीं तो उत्तर लेखन में कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती रहेंगी। तो मैंने जो सिलेबस डिस्कशन किया है आप लोगों को, वो कहा है कि सिलेबस जो होगा वो अगर हम यहां पर 5 चीजों पर केंद्रित कर दें तो हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि देखो यहां से प्रश्न बने हैं और इस तरह से प्रश्न बने हैं। पूरे सिलेबस को मैंने इतने ज्यादा रेक्टिफाई कर दिया है जिससे आपका सिलेबस पूरे हाथ में आ जाए और आपको ये पता लग जाए कि भाई क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और किस तरह से सिलेबस में चीजों को पढ़ना है। जैसे कृषि है, समावेशी विकास संबंधित विषय है, उदारीकरण वैश्वीकरण है, आधारभूत संरचना है, बजट है। इन 5 चीजों पर फोकस करना है, जिसमें 3 चीजों पर फोकस्ड होकर प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखना, इन 3 चीजों पर प्रश्न सबसे ज्यादा यहां पर है। और मैंने आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला भी दिखा दी है कि कहां से कितने प्रश्न बने हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं और क्या क्या इसमें पूछा गया है। इस रणनीति के साथ हमें अब आगे बढ़ना होगा। और मुख्य परीक्षा जब हम करने वाले हैं तो उस मुख्य परीक्षा के लिए सबसे अच्छा अभ्यास श्रृंखला भी होती है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इसकी गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए ये हमारी एक उचित रणनीति रही जिस पर हमने आप लोगों के बीच में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने पहले टॉपिक के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।